डियर स्टूडेंट्स, यह है बीकॉम पार्ट सेकंड ABST फर्स्ट इनकम टैक्स की क्लास चल रही है। 32nd क्लास मैंने पिछली ली थी। अब ये 33rd क्लास आप लोगों को ले रहा हूँ। देखिए, पिछले क्लास में मैंने विशिष्ट कर्मचारी की डेफिनेशन समझा दी थी कि 3 तरह की कंडीशंस हैं। या तो वो कंपनी का संचालक हो, मैनेजर हो, या कंपनी का मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, कोई दुकान भी हो सकती है, किसी भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है यहाँ पर। ये केवल कंपनी ही ज़रूरी नहीं है। यानी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या तो वो संचालक या मैनेजर के रूप में हो, या उसका उस बिज़नेस में सार्वजनिक हित हो, यानी कम से कम 20% या उससे ज़्यादा का उसका शेयर हो तो उसको सार्वजनिक हित मानेंगे। और उसका वार्षिक, जो उसकी वार्षिक वेतन है, मौद्रिक वेतन, जिसमें क्या क्या शामिल करेंगे अभी बताऊँगा। वो ये जो 50,000 रुपये की राशि वार्षिक है, पर मंथ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वार्षिक है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है 50,000 रुपये में? उसका मूल वेतन, बेसिक पे, सभी प्रकार के भत्ते, जो भी उसमें कर योग्य राशि में आ रही हैं, कर योग्य भत्ते जो कि टैक्सेबल अमाउंट में आ रही है ना, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी की राशि, है ना, पेंशन, क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, अर्जित अवकाश, लीव एनकैशमेंट, यात्रा सहायता, LTC, ये जो कभी जो कर योग्य भाग है वो इसमें ऐड करेंगे। कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, है ना, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति यानी का कर योग्य भाग, जीवन बीमा पॉलिसी या वार्षिकी का यदि नियोक्ता ने भुगतान किया है तो वो भी राशि इसमें ऐड कर देंगे, है ना। कर्मचारी द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति इत्यादि, किंतु इसमें भविष्य निधि नहीं, प्रोविडेंट फंड को शामिल नहीं कर देंगे। प्रोविडेंट फंड का यदि कोई टैक्सेबल पार्ट है तो वो इसमें शामिल नहीं करते, बाकी सारी राशि इसमें। हाँ, और इसके अलावा ये जो पूरी इनकम आएगी, इसमें से हम सेक्शन 16 की रिबेट भी लेस कर देंगे। सेक्शन 16 की रिबेट में प्रमाणित भविष्य निधि 16(1)(a) है, मनोरंजन भत्ते की कटौती में एंटरटेनमेंट अलाउंस की 16(2) है। और यदि कोई प्रोफेशनल टैक्स, है ना, या रोज़गार कर के रूप में, नियोजन कर के रूप में कोई भुगतान किया है तो यदि उसकी कटौती है, अलाउेबल है, तो वो भी इसमें से लेस कर देंगे। इन सब की कैलकुलेशन के बाद यदि उसकी इनकम 50,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए, एक विशिष्ट कर्मचारी के लिए मैंने पहले बताया था कि भाई कुछ अलाउंस, कुछ सुविधाएं हैं, परक्विजिट हैं, सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होती हैं, और कुछ जो सुविधाएं हैं वो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल होती हैं। वो ये 7 सुविधाएं हैं जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए तो टैक्सेबल हैं, और यदि वो कर्मचारी विशिष्ट नहीं हैं तो उनको ये सुविधाएं एग्जम्प्ट होंगी। सबसे पहले बच्चों की शिक्षा की सुविधा। देखिए, बच्चों की सुविधा, एजुकेशन फैसिलिटी। देखिए, इस चीज़ का फिर ध्यान रखें कि यदि कर्मचारी के बच्चे किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, जो नियोक्ता द्वारा संचालित है, तो वह इस कैटेगरी में आएगी। यदि कर्मचारी के बच्चे किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कोई स्कूल नियोक्ता द्वारा संचालित नहीं है, कोई भी अन्य स्कूल है लेकिन उसका भुगतान कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान होगा और वह सभी के लिए टैक्सेबल होगा। लेकिन नियोक्ता द्वारा संचालित किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और वह सुविधा मतलब फ्री है या कंसेशनल है, जो भी है, तो वह केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी, और जो विशिष्ट कर्मचारी नहीं है उसके लिए वो एग्जम्प्ट होगी। इसी तरह बिजली पानी गैस की सुविधा, बिजली पानी गैस की सुविधा, यानी घर में बिजली पानी का कनेक्शन एम्प्लॉयर ने ही आपको डायरेक्ट दिया हुआ है ना, एम्प्लॉयर ही की सुविधा है वो, है ना, तो वह विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगी। अन्यथा वह यदि मान लीजिए बिजली पानी के बिलों का भुगतान, यानी कर्मचारी की खुद ने अपने मकान में बिजली पानी के कनेक्शन ले रखे हैं और उसके बिलों का भुगतान यदि एम्प्लॉयर करता है तो वही दायित्वों का भुगतान होगा, वो सबके लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि बिजली पानी की के कनेक्शन भी एम्प्लॉयर की तरफ से ही है तो फिर यह सुविधा कहलाएगी और केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही यह टैक्सेबल होगी। घरेलू नौकर की सुविधा, घरेलू नौकर भी यदि एम्प्लॉय ने खुद ने अपॉइंट किया है और उसका भुगतान एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान होगा। लेकिन यदि
नियोक्ता ने खुद ने उन कर्मचारियों को अपॉइंट किया है और उनको किसी दूसरे कर्मचारी के घर पर काम करने के लिए भेज दिया है, तो वह ये इस तरह की सुविधा मानी जाएगी और वह केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल। अब देखिए, इस जो सुविधाएं हैं, जो नॉर्मली लो पेड एम्प्लॉयज़ को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, हायर पेड एम्प्लॉय को या जो उच्च पद पर होते हैं उन्हीं को सुविधाएं मिलती हैं, इसीलिए उनके लिए टैक्सेबल है। बाकी जो लो पेड एम्प्लॉय हैं या कंपनी या कोई वर्कर्स हैं या कोई मतलब छोटी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की सुविधा मिलती भी नहीं है। यदि वो मिल रही हैं तो उनको कोई ना कोई कारण है, उनके कोई रीज़न है, उसकी वजह से सुविधाएं मिलती हैं। अदरवाइज़ वो ये इसीलिए कहते हैं कि ये विशिष्ट कर्मचारियों के लिए हाई पेड एम्प्लॉय या जो उच्च पोस्ट पर हैं, संचालक है, मैनेजर है या जिसका कंपनी में सार्वजनिक है, बिजनेस में सार्वजनिक है, उन्हीं के लिए टैक्सेबल होती है। मोटर कार की सुविधा, अब मोटर कार की सुविधा किसको मिलेगी? कोई हायर पोस्ट पर होगा तो उसी के लिए टैक्सेबल होगी। अब ड्राइवर को खुद को ही होगी साहब, आप अधिकारी को घर पर छोड़कर आप उस गाड़ी को घर ले जाओ, फिर सुबह वापस ले आओ, तो ये कोई सुविधा नहीं है। वो तो उसके मतलब उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो हैंडीकैप्ड है और उसको कार की सुविधा दे रखी है, हैंडीकैप्ड है और वो आ जा नहीं सकता, उसको इस तरह की सुविधा दे रखी है और वो हाई पेड भी नहीं है, लो पेड भी है, तो इसलिए उनके लिए वो सुविधा एग्जेम्प्ट की हुई है। केवल हाई पेड एम्प्लॉय के लिए या हायर पोस्ट पे उसी के लिए। इसी तरह से चिकित्सा सुविधा भी जो लो पेड एम्प्लॉय को अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, तो उनके लिए तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन हाई पेड एम्प्लॉय है उनके लिए ये एग्जेम्प्ट नहीं है, उनके लिए टैक्सेबल है। अवकाश एलटीसी की भी ये स्थिति है। एलटीसी की यदि कोई सुविधा है वो भी विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल है। परिवहन व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों की यात्रा सुविधा यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के में जो काम करने वाले लोग हैं उनके कर्मचारियों को यदि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल है, और जो विशिष्ट कर्मचारी नहीं है उनके लिए वो एग्जेम्प्ट कहलाएगी। तो इस तरह की 7 सुविधाएं आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये सुविधाएं ऐसी हैं जो थोड़ा हाई पेड एम्प्लॉय के लिए ही नॉर्मली मिलती हैं, इसलिए उनके लिए टैक्सेबल है। लो पेड एम्प्लॉय की उनकी ज़रूरत के अनुसार यदि मिली है तो वो एग्जेम्प्ट कहलाएगी। बस वो 50,000 की लिमिट अपन को ध्यान रखनी है। 50,000 रुपये पर एनम है ये। जो भी सिस्टम है, मतलब इतनी सारी मैंने सब चीज़ें बता दी इसमें, इन सबको जोड़ करके सेक्शन 16 की रिबेट लेस करने के बाद जो उसका मौद्रिक आय है वो एनुअल वो 50,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो विशिष्ट कर्मचारी होगा और उनके लिए ये सुविधाएं टैक्सेबल होगी, और जो विशिष्ट कर्मचारी नहीं है उसके लिए ये सुविधाएं कर मुक्त होगी। अच्छा, एक दो चीज़ और, यदि कई बार क्या होता है कर्मचारी को कोई सुविधा देने वाली कंपनी के, हाँ ये मैंने बता दिया, यदि कोई भी सुविधा यदि तभी ये टैक्सेबिलिटी की विशिष्ट कर्मचारी के लिए टैक्सेबल है जबकि वो सुविधा है यदि कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान यदि एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो डिफरेंट चीज़ होगी, वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। उस स्थिति में ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के लिए टैक्सेबल हो या विशिष्ट कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो, ऐसा नहीं होगी वो। अच्छा, एक और चीज़ इसमें सामने आती है कि यदि कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ताओं के यहाँ काम करता है, उसके नियोजक एक से ज़्यादा है, तो दोनों की आय को जोड़ करके और उसकी 50,000 रुपये वाली लिमिट में ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात थोड़ी सी और ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक्स कंपनी में काम करता है, ठीक है, और उस कंपनी में उसका सार्वजनिक है, ठीक है, उस कंपनी में उसका सार्वजनिक है और वही कंपनी इस तरह की सुविधाएं दे रही है, तभी ये उसके लिए टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए एक्स कंपनी में वो काम कर रहा है ना, उसमें उसका सार्वजनिक है, वाई कंपनी में भी काम कर रहा है, उसमें सार्वजनिक नहीं है। वो 50,000 लिमिट तो अलग है, वो तो ओवरऑल देखनी है, एक सामान्य हित की बात कर रहे हैं खासतौर से। वाई कंपनी में वो काम कर रहा है, भी काम कर रहा है, लेकिन उसमें उसका सार्वजनिक हित नहीं है और एक्स कंपनी में सार्वजनिक है। और जो 7 सुविधाएं वो वाई कंपनी ने दे रखी है, एक्स ने नहीं दे रखी, वाई ने दे रखी है, जिसमें कि उसका सार्वजनिक हित नहीं है, तो फिर सार्वजनिक हित वाली कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। हाँ, 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन है उसका तब तो विशिष्ट कर्मचारी हो जाएगा, लेकिन 50,000 से कम है उसका टोटल उसकी जो इनकम है वेतन के रूप में, वो 50,000 से कम है तो अविशिष्ट होगा, और 50,000 से ज़्यादा होगा तो विशिष्ट होगा।
ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में इतनी कॉम्प्लिकेसी नहीं आती है, मैंने सब चीज़ फिर भी बता दी है इसमें। और फिर हम अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बाद में, अभी कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, उनको ख़त्म करने के बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।